फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जीस्ट है, वो एक इसेंस है अकाउंटिंग का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं उसका भी कोई रोल होगा। इसको समझने के पहले हमको टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात का मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, इस टॉपिक को अगर एंड तक हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपको हो सकता है तुरंत रियलाइज़ हो जाए कि कुछ चीज़ें जो आपके सामने रही हों, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहा हो या आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी न रही हो। जानकारी तो मिली होगी लेकिन क्लैरिटी न रही हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। बिजनेस का काम ही है एक्सपेंस करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस जब एक्सपेंस करता है तो कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसका कि यूज उसे कमिंग ईयर्स में मिलता रहता है, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर्स या कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड तक उसे मिलता रहता है। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि जिस साल हम लोग एक्सपेंस करते हैं उसी साल वो कंज्यूम हो जाता है, मीन्स उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। हम लोग उसका एक पार्ट डिस्कस करना जा रहे हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका कि यूज़ जो है हमें फ्यूचर में उस मिलता रहेगा, उसको यूटिलाइज हम फ्यूचर में करते रहेंगे, उसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मैंने इसको पहले से ही नोट डाउन किया हुआ सारा पॉइंट्स, हम लोग वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि पर्पज़ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पज़ क्या होता है। तो पहला पॉइंट है फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट। ठीक है फ्रेंड, एक्विजिशन स्पेलिंग थोड़ी सी मिस राइटिंग में चला गया था, इसको मैंने करेक्शन किया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। एक्विजिशन है, एक्विजिशन मीन्स परचेज। एसेट्स को अगर आपने परचेज किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन किया है, लैंड है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, फर्नीचर भी हो सकता है, प्लांट मशीनरी भी हो सकता है। ये जो हम लोग बाई करते हैं तो एक बार बाई करते हैं और इसका यूज़ हमें देखते हैं कि फ्यूचर में हमें मिलता रहता है। अगर कोई एडवर्स कंडीशन ना हो जाए, जैसे कोई फायर अकर ना हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो जाए वहाँ पर, तब तक ये एसेट्स इंटैक्ट बना रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो वियरिंग एंड टीयरिंग जो एक प्रोसेस होता है कि जितना हम यूज़ करेंगे उसके पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, वियर टीयर होते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं, वो अलग मैटर होगा। बाय द वे, आपने क्या किया, एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, आपने एसेट परचेज किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये इसका पर्पज है। अब सेकंड पॉइंट है कि इसका यूज़ या यूटिलाइजेशन क्या होता है। क्या इसका यूज हमको केवल 1 ईयर होगा जिस ईयर परचेज किए हैं, या इसका यूज या यूटिलाइजेशन हम कमिंग ईयर्स में भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बात ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम एक्सपेंसेस तो करते हैं, अगर जैसे कि हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, स्टॉक बच जाता है। स्टॉक आप समझते हैं कि एंड ऑफ द ईयर में जो आप गुड्स सेल करते हो, अगर टेलीविज़न के आप शोरूम के ओनर हैं तो टेलीविज़न सेल करते होंगे, कार के शोरूम के ओनर तो आप कार सेल करते होंगे। तो एंड ऑफ द ईयर में जो स्टॉक, यानी जो टेलीविज़न बच गया आपके पास अनसोल्ड, जो कार बच गया आपके पास अनसोल्ड, उसी को हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर, स्टॉक को बाई किया, स्टॉक बच गया, वो तो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो मैंने एक वर्ड डाला, आप उसको थोड़ा केयर करिएगा। इट्स यूज और यूटिलाइजेशन वुड बी एक्सपेक्टेड एट इंसेप्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एसेट। जैसे ही एसेट परचेज करेंगे, एक्सपर्ट कहता है वहाँ पर कि ये लैपटॉप अगर लेकर जा रहे हैं तो 5 ईयर तक ये फंक्शन करेगा या 3 ईयर तक फंक्शन ये करेगा। एक बाइक भी खरीदते हैं तो पता चलता है कि वो 10 ईयर 15 ईयर तक वो फंक्शन करेगा। बात क्लियर हो रही है। लेकिन स्टॉक को हम ये थोड़ी सोच के खरीदते हैं कि नहीं, इसको हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे, इस ईयर में सेल नहीं करेंगे। तो बिजनेसमैन तो चाहता है कि जैसे ही स्टॉक उसके गोडाउन में आए तुरंत उसका सेल हो जाए। तो दोनों पॉइंट पे देखेंगे, एक थिन लाइन है, उसको आपको एक थिन लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा कि
जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एसेट्स को बाई किया है वहाँ पे क्लियर है कि ये एसेट्स की लाइफ डिसाइड हो जाती है, चाहे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो बिजनेस करते करते, या आपने कहीं से इसको एक्सपीरियंस किया हो, या एक्सपर्ट एडवाइज हो ही जाता है कि हाँ ये 10 साल 15 साल 50 साल ये चलेगा ही चलेगा। तो दोनों में अंतर है। तो कह रहा है कि इट्स यूज यूटिलाइजेशन वुड बी एक्सपेक्टेड एट इंसेप्शन फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब आपको लगता है कि इसका एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में हो सकता है। हमें जानते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड एक तो कैलेंडर ईयर से होता है और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर से, जो कि अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे कि कोई भी ऐसा एसेट लिया हो जिसका यूटिलाइजेशन 2 ईयर्स तक हो सकता है, बिकॉज मोर देन 1 ईयर 2, 3, 5 कोई भी आप ईयर आप चूज़ कर सकते हैं। वो एसेट्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो उसका लाइफ कितना होना चाहिए। तो पहली बार अगर आपने एक्सपेंस किया फर्स्ट टाइम तो आपको ये फीचर मिलेगा, तो आप इसको एक एनालाइज कर लीजिएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब एसेट्स आ जाता है फ्रेंड, फिर भी एक्सपेंस करते हम लोग हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर एसेट्स को हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि घर में मिक्सी या ग्राइंडर कुछ लेकर आइए, आप मिक्सी लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो टाइमिंग कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को बनाने की या ग्राइंड करने की, वो शुरू में अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? कि सारे पार्ट्स एकदम न्यू होते हैं, अच्छे वर्किंग कंडीशन में होते हैं, वेल मेंटेन्ड होता है। लेकिन वो अगर जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करते जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दैट होम अप्लायंसेज, उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया हो तो आपको ये समझ में आएगा। जब उसकी वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ पार्ट्स को हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर उस चेंज करके हम उसकी पुरानी वर्किंग कंडीशन में ले आते हैं, ये हुआ मेंटेनेंस करना। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी ही इंक्रीज कर दीजिए, आप कैपेसिटी इंक्रीज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तब ये कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी को हम एग्जाम्पल समझेंगे। फर्दर एक्सपेंडिचर में क्या दिया गया है, इट इज़ एनहेंसेस मीन्स इंक्रीजेज इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी। ओरिजिनल कैपेसिटी को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जो आप लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ही होता है। इसको आप एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, थोड़ा आप केयर किए होंगे। तो मान लीजिए आपने एक बाइक परचेज़ किया। बाइक जब परचेज़ किया तो ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी हुई कि बोला कि आपका 60 किलोमीटर पर लीटर ये रन करेगा। अगर एक बार आपने फ्यूल को क्या किया, इंजेक्ट कराया टैंक में, तो क्या होता है कि वो 1 लीटर में 60 किलोमीटर रन करेगा। 2 साल 3 साल बाद ऑब्वियसली क्या होगा, उसके पार्ट्स में वियर एंड टियर, कुछ न उसमें डिग्रेडेशन होगा ही होगा। जब पार्ट्स डिग्रेड होते हैं कंज्यूम होने से, तो उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी रनिंग कैपेसिटी है, वो थोड़ा कम होगा। ये ऑब्वियस है, नेचुरल सी बात होगा ही होगा। तो मैंने एज्यूम किया कि 2 साल बाद उसकी कैपेसिटी हो गई 55 किलोमीटर पर लीटर। अब देखिए, आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस करने के बाद अगर ये कैपेसिटी 55 किलोमीटर पर लीटर से इंक्रीज करके फिर से 60 किलोमीटर पर लीटर हो गया, तो आपने क्या किया, ओरिजिनल कैपेसिटी को मेंटेन किया है। जब ओरिजिनल कैपेसिटी को मेंटेन किया, इसका मतलब आपने कुछ एडिशन नहीं किया। अगर यही 55 किलोमीटर पर लीटर होने के बाद अगर आपने एक्सपेंस किया, कोई नए टेक्नोलॉजी आ जाता है, कुछ टेक्निक आ ही जाते मार्केट में जिससे कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसके लिए आपने एक्सपेंस किया। तो अगर सपोज करिए कि 65 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है, तो ये ओरिजिनल कैपेसिटी से इंक्रीज कर गया फ्रेंड। जब ओरिजिनल कैपेसिटी से इंक्रीज कर गया, तभी ये आपके काम आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अगर ये ओरिजिनल कैपेसिटी पर ही वापस जाता है, तब ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। मैंने पूरे इस टॉपिक में जो मैंने बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहली बार आपने एक्सपेंस किया, जिसको इनिशियल एक्सपेंडिचर कहा गया, उसमें आपने एक्विजिशन के लिए किया, बाई करने के लिए किया। आपने देखा कि उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो यूज मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होगा। ये डिसाइड हो जाता है कब,
एट इंसेप्शन, शुरू में डिसाइड होता है जिसमें आप परचेज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये सोच कर ला रहे हैं कि नहीं हम 1 साल में सेल कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका लाइफ पीरियड डिसाइड होता है इनिशियल स्टेज पे ही। फिर उसको रिपेयर से मेंटेनेंस करते हम लोग हैं। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस में 2 बातें बताया कि अगर उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को ही वापस आप रीइंस्टेट कर लेते हैं, वापस ले आते हैं, तब तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि आपने कुछ नया उसमें नहीं किया। लेकिन अगर आपने उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी से ज़्यादा कर दिया उसके फंक्शन को, उसकी कैपेसिटी को, तब डेफिनेटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब इसी को ज़रा बिजनेस में अप्लाई करेंगे कि कोई एसेट्स अगर है, उस एसेट्स को आपने मेंटेनेंस रिपेयर्स किया है और उसको मेंटेन करके आपने उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी पर लाया है, तो वो जो एक्सपेंस हुआ वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन उसकी कैपेसिटी ही इंक्रीज कर दिया तो डेफिनेटली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेन बनाने के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो भी बेसिक एग्जाम्पल आपको लगे। बस आपको क्या केयर करना है, कैपेसिटी ओरिजिनल पे अगर आता है तो रेवेन्यू, और कैपेसिटी अगर इंक्रीज करता है ओरिजिनल से तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये बाइफर्केशन, ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। भाई एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है, सीधे डेबिट करो, और उसको जो है पैसा जा रहा है तो बैंक से तो क्रेडिट, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब आपको कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, रेवेन्यू से आप लोग वेल वर्स्ड, मुझे लगता है कि आप लोग उससे परिचित हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, सिंपल से वर्ड में रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ऑब्वियसली उसी का अपोजिट कुछ इसमें होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने एक्सपेंस किया था, पर्पज़ क्या था उसका, फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लेकिन इसका पर्पज़ है एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज। हम जिस चीज़ का ट्रेड करते हैं उस गुड्स को परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, या फिर हम सर्विस भी लेते हैं। कुछ तो एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स देते हैं, कुछ हमारे पास ही सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं। बिल्डिंग अगर आपकी नहीं है तो आप रेंट पे करते हैं, तो आप उसके स्पेस को यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारे सर्विसेज हैं। उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का सर्विस होता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस कर सकते हैं, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको कि हम उसी समय कंज्यूम कर लेते हैं जिस समय इसका हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंजम्पशन के बाद, उसको यूज करने के बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे मैंने लिया है कि आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया हो, गुड्स परचेज किया है रीसेल के लिए। रीसेल का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, होलसेलर को रीसेल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेल हो चुका है। रीसेल का सेंस आप कभी भी मत लीजिएगा कि ये कोई यूज्ड गुड्स है, उसको आप सेल करने जाए तो रीसेल। रीसेल का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास तक पहुंचने के पहले कंज्यूमर के पास तक पहुंचने से पहले क्या होता है कि कई बार ये सेल होता है। जैसे मतलब मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर हमारे पास कंज्यूमर के पास आता है। तो सेल होने को बोलते हैं रीसेल। रीसेल के बाद हमारे पास पहुंचा है। तो गुड्स जो परचेज किया रीसेल के लिए किया आपने, सर्विस लिया तो आपने सैलरी पे किया होगा, रेंट पे किया होगा, प्रोफेशनल फीस पे किया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हुआ। ठीक है फ्रेंड, अब देखना है इसका यूटिलाइजेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूटिलाइजेशन क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। क्यों मोर देन 1 ईयर होता है, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे पास रह ही जाते हैं। अब एक्सपेंडिचर नहीं रहता है, उसके बदले में जो आप बाई करते हैं, परचेज करते हैं, मशीन परचेज करेंगे तो मशीन रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज है 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो जाएगा, या ऐसा नहीं कि रिड्यूस हो जाएगा तुरंत। ये भी कंज्यूम होता है, मीन्स ये ग्रेजुअली कंज्यूम होता है, ईयर बाय ईयर कंज्यूम होता है। तो कंज्यूम क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कंज्यूम की जाती है, इसके पार्ट्स में घिसावट को उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो यूटिलाइजेशन होगा, जिस मोमेंट में आप पेमेंट करते हैं या उसी मोमेंट में कंज्यूम कर लेंगे। जैसे कि आपके यहाँ कोई गुड्स आया,
तो गुड्स तो आ चुका है, अब आपने फेयर पे कर दिया। एक बात तो ये हुआ, जैसे ही गुड्स आया आपने फेयर पे किया, तो आपने उसी मोमेंट में पे कर दिया जिस मोमेंट में आपने उसके सर्विस को कंज्यूम किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप जब एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो एम्प्लॉय से सर्विस पहले आप कंज्यूम करते हैं, वो सर्विस आपको रेंडर करता है 1 मंथ, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। इसका मतलब जिस मोमेंट पर आपने पेमेंट किया आपने सर्विस कंज्यूम कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल अगर आप इसका पिक्चर देखेंगे तो जो इसका यूटिलाइजेशन होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूटिलाइजेशन क्या होता है, वन टाइम पेमेंट्स यूटिलाइजेशन, इट हैज़ द यूटिलाइजेशन फीचर मेनी टाइम्स। उसके पास जो यूटिलाइजेशन फीचर होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है और ये ईयर बाय ईयर यूज होता रहता है। जबकि रेवेन्यू का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगा या विद इन द ईयर। यहाँ एक्सपेक्टेशन देखिए, वहाँ का एक्सपेक्टेशन क्या था, फ्यूचर में भी हम यूज करेंगे। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूम कर लेंगे, ये मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ। वहाँ माना था कि नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर भी होगा, यहाँ मान रहा हूँ मैं कि सेम ईयर में कंज्यूम हो जाएगा, इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एग्जांपल मैंने दिया है सैलरी का। जैसे सैलरी में क्या होता है, मैंने अभी डिस्कस भी कर लिया कि सैलरी इज पेड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज सर्विस से, जो सर्विस कंज्यूम किया उसके बाद हमने पेमेंट किया। रेंट इज पेड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जो आपने एरिया लिया था उसको आपने यूज़ किया होगा मंथ वाइज, आपने उसको पेमेंट कर दिया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू का सिंपल सी बात है, इनकम को अर्न करने के लिए आपने क्या खर्च कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर एसेट को बाई किया वो भी तो हमारा कंज्यूम हो रहा है, एकदम कंज्यूम हो रहा है। एसेट से सपोर्टिव होता है, किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने में सपोर्टिव होता है। जैसे आप मान लीजिए टेलीविज़न शोरूम के आप ओनर हैं, टेलीविज़न सेल कर रहे हैं ना, टेलीविज़न को सेल करने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए होगा, ये सपोर्टिव हो गया। आपको एक शोरूम को ड्राफ्ट करने के लिए काउंटर चाहिए होगा, उसके बाद लाइटिंग चाहिए होगा, फिर उसके बाद सकता है डिलीवरी के लिए वैन चाहिए होगा, ये सपोर्टिव है। लेकिन ये सपोर्ट देंगे लॉन्ग पीरियड तक। लेकिन रेवेन्यू जनरेट होता है सेल्स करने से। उस सेल्स को करने के लिए आपने कुछ तो खर्च किया होगा, पहले आपने बाई किया होगा, फिर आपने सेल किया, तभी तो रेवेन्यू आपके पास आया, क्योंकि सेल करने को ही रेवेन्यू कहा जाता है। तो बिना बाई के सेल तो पॉसिबल नहीं है। और जब बाई करेंगे तो एक्सपेंस भी करेंगे, फेयर देंगे, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देंगे, इंश्योरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंस होता है। तो रेवेन्यू का रिलेशन जो होता है वो जो एक्सपेंस आप करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैंने फीचर बता दिया कि आप क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस एक्वायर करेंगे, उसका यूज़ क्या करेंगे, जिस मोमेंट में आप पेमेंट करेंगे उसके पहले वो कंज्यूम हो चुका होता है। कंज्यूम मतलब यूटिलाइज हो चुका होता है, उसका यूज आप कर चुके, उसका प्रयोग कर चुके होते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब अगर कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंस हो गया तो फिर क्या करेंगे सर, इसका भी ऑप्शन है सर कि अगर कैरी फॉरवर्ड अगर होता है तब ये फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है, फिर ये चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। जब आप पढ़े होंगे कि जो आपका एक आर्टिफिशियल होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसमें चला जाता है, वो एसेट का पार्ट होता है। यहाँ पे उसका कोई यूज हमारे पास नहीं, इसलिए डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पर। अब एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू। 100 मुझे लगता है कि मैं क्वाइट श्योर हूँ कि आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या चीज़ है। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्टॉप करना फॉर द मोमेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर 100 रुपये एक्सपेंस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास राइट है, मोबाइल रिचार्ज की बात कर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज का 1 महीने का, अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि आपने जो डेटा कंज्यूम नहीं किया वो नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, अगर ऐसा ऑप्शन आता है उसी 100 रुपीज़ के रिचार्ज में ही, तो इसका मतलब मैंने एक्सपेंस को पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट मंथ के लिए। मैं डेटा कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट मंथ कर सकता हूँ। तो ये होता है डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है फ्रेंड सिंपल सा कि हमने जो एक्सपेंस किया है उसको हम कंज्यूम करेंगे मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट करना। तो अब इसका यूज़ क्या है, अब देखते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हैवी कॉस्ट होता है, जो एक बार कोई ब्रांड एम्बेसडर लाता है, कोई बिजनेस कॉरपोरेट लाता है या जो ट्रेडर्स होते हैं, और वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का फीचर्स बताता है कस्टमर्स को और कस्टमर्स को बाई करता है। इसका मतलब देखिए कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट की बात करूँगा तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ूंगा इसको। इम्पैक्ट क्या होता है, सीधे सेल्स वॉल्यूम पे पड़ता है, उसका जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ कर देता है। कैसे करता है,
आप जानते हैं कि आजकल मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा पूरा वर्ड ही चल रहा है इस समय। पहले प्रिंट मीडिया होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम अपने कस्टमर का डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं, मोबाइल के थ्रू, टेलीविज़न थ्रू, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। उसमें जब कोई ब्रांड एम्बेसडर आता है, कोई ऐसे फेमस रिनाउंड पर्सन आता है, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लोग उसके अवेयर होते हैं, उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये हम लोग होप करके ही एक्सपेंडिचर करते हैं। मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट की बात कर रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करते हैं फ्रेंड, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो एसेट एक्वायर करके जनरेट करने में हेल्प करता है। किसको? रेवेन्यू जनरेट करने में। ठीक है फ्रेंड, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू को क्रिएट करने में, एसिस्ट नहीं, एसिस्ट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये रेवेन्यू को क्रिएट करने, जनरेट करने में ही पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करता है। कैसे? सेल करने के लिए परचेज करना ही पड़ेगा। जब आपने परचेज किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सेल करने के लिए आपको रेंट देना ही पड़ेगा। सड़क पे तो आप बेचेंगे नहीं, हालांकि बहुत लोग सड़क पे बेचते हैं, लेकिन मैं एक बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ। फिर भी वो किराया देते ही होंगे, मुझे लगता है। अभी इनडायरेक्टली देते होंगे, ये कंफर्म नहीं, लेकिन देते होंगे। हो सकता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देते होंगे, जिसने वो एरिया उनको अलॉट किया, वो प्लॉट उनको अलॉट किया है। ठीक है, लेकिन वो पेमेंट करते होंगे, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही डेफर्ड की बात करेंगे, तो डेफर्ड का इम्पैक्ट क्या होता है? ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। ये जनरेट की बात नहीं करता है। जनरेट का वाला एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हेल्प वाली बात, असिस्ट वाली बात आएगी तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सीधे रेवेन्यू को इंक्रीज कर देता है। अगर आप पहले 100 यूनिट किसी आइटम का सेल कर रहे थे, जैसे हम ले लेते हैं कि आप पेन ही था, पेन आप 100 पैकेट सेल करते हैं, लेकिन जब कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो वो 200 पैकेट हो गया। इसका मतलब कि वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, वो कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने एग्जांपल भी ले लिया, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इट्स इम्पैक्ट डायरेक्टली फॉल्स ऑन सेल्स क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या है डेफर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कंक्लूजन में कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिवली इसको डिस्कस कर लिया है, ताकि अगर आपको डिस्टिंग्विश फाइंड करना हो, डिफरेंस फाइंड करना हो, तो भी आप जानें। मेरा मोटो ये नहीं बताना है कि क्या डिस्टिंग्विश में होता है, मैं आपको वो कॉन्क्रीट फाउंडेशन दे रहा हूँ, वो कॉन्क्रीट बेस दे रहा हूँ, जिस पे आप एनालाइज कर पाएँ कि अगर कोई आइटम आपके पास आता है, वो बिजनेस में उसका क्या रोल होगा। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, ऐसा हम क्यों करना चाहते, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो मैं, चूँकि बुक्स में सारा दिया हुआ है, आप गूगल सर्च करेंगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन मेरा मोटो यहाँ पे जो समझाना है कि मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आपको अगर फाउंडेशन, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर हो जाती है तो आप एनालाइज कर पाते हैं। अब मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ कि आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें, देखिए बिजनेस होता है डायनेमिक, लाइफ भी डायनेमिक है, चेंजेबल है। नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, नए नए उसमें थॉट्स, इनोवेशंस आते हैं, तो नए नए टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। अब जैसे देखिए कि अगर सुनामी कभी हमने एक्सपीरियंस तो किया नहीं था, सुनामी आया तो हमें लगता है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इतना ब्रॉड लेवल पे दिखा गया, वो तो सुनामी के बाद दिखा गया। उसके पहले तो रहा भी होगा, तो बहुत ही क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहा होगा। कोविड आया, सबको पता है, ये बहुत ही ड्रेडफुल था, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, इसके लिए प्लान कर दिया। इसका मतलब हम पहले से नहीं जानते थे कि आने वाला है। हाँ, हमारा बेस स्ट्रांग था। अगर हमारा बेस स्ट्रांग था तो हम उसको एनालाइज करके उसको हम लोग क्या किए, ओवरकम कर लिए, हमने उसको कंट्रोल कर लिया। अब ऑलमोस्ट ये इराडिकेटेड स्टेज पे है, ख़त्म भी हो चुका होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये आपको कॉन्क्रीट एक बेस देगा, एक फाउंडेशन देगा। आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, या ये रेवेन्यू होना चाहिए, या फिर ये डेफर्ड होना चाहिए। अगर इसको आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसा वर्क कंप्लीट कर लिए जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसे रियलाइज़ करिएगा इसको,
मेरी बातों को रियलाइज़ ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर भी करिएगा। अगर कोई क्वेरी होता है तो उसको भी आप क्वेरी करिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं कह रहा हूँ कि कंक्लूजन मैंने दिया है कि पर्पज़ क्या है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पज़ होता है कि वो एसेट को एक्वायर करता है, बाई करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पज़ क्या होता है कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसिव होता है। जबकि डेफर्ड क्या करता है, डेफर का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो सेल के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना होता है। मुझे लगता है कि अगर पहला पर्पज़ ही आप क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड के बारे में। बाय द वे, हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं यूज या यूटिलाइजेशन क्या होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूटिलाइजेशन करते हैं वो मोर देन 1 ईयर होता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका विद इन द ईयर होता है। the moment as we pay, we have utilized the services और goods। वो जिस मोमेंट आप पेमेंट करते हैं उसी मोमेंट हम यूटिलाइज कर चुके होते हैं। तो विद इन द ईयर हो गया ये। और ये क्या हुआ, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपेयर में थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अगर हम 20 ईयर 30 ईयर्स का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें लगता है कि जो ब्रांड एम्बेसडर होता है उसकी एक गुडविल होती है मार्केट में, हो सकता है वो भी डिक्रीज कर जाए, कोई नया ब्रांड एम्बेसडर आ जाए जो उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। 3 ईयर्स 5 ईयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा भी उसका गुड्स का नेचर हो, सर्विस का नेचर, उस हिसाब से होता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपैरिजन में ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, इसका पीरियड कन्फाइंड होता है। इसलिए हालांकि फिर भी इसका भी यूटिलाइजेशन आप मोर देन 1 ईयर ले सकते हैं, इसके कंपेयर में नहीं। नेक्स्ट, नेचर क्या है, ये नॉन रिकरिंग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक मशीनरी परचेज किया, अगेन एक मशीनरी तो परचेज करेंगे नहीं, या ड्यूरिंग ईयर में कोई 2-4 मशीनरी परचेज करेंगे नहीं जब तक कि हमें एक्सटेंशन की नीड ना हो। तो ये नॉन रिकरिंग है। लेकिन अगर देखेंगे आप, जो रेवेन्यू है आप बार बार परचेज करेंगे सेल करने के लिए, परचेज करेंगे सेल करने के लिए, क्योंकि वो तो आपका मेन कोर बिजनेस ही है, सेल परचेज। एम्प्लॉय हैं तो बार बार सैलरी देनी पड़ेगी, जितने मंथ के आपने कंजम्पशन लिया उसके सर्विस का उतने मंथ की सैलरी पे करना पड़ेगा। रेंट है, इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर का है, ये बार बार होना है। हाँ, ये हो सकता है कि ये मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, लेकिन होगा ये रिकरिंग में ही। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो 4 साल के लिए छुट्टी, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ तक डेफर्ड की बात है, डेफर्ड भी एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। ये 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर इतना हो सकता है। अब जो यूटिलाइज्ड हो गया उसका पार्ट, एसेट का पार्ट जो यूटिलाइज्ड हो गया, जो आपने यूज़ कर लिया, जिसका आपने उपयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया अपने बिजनेस में, उसको क्या टर्म देते हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। जो पार्ट आपने यूज़ कर लिया, मेरे वर्ड को आप क्लियर करिएगा, जो पार्ट आपने यूज़ किया उसके वैल्यू का, वो डेप्रिशिएशन या एमोर्टाइजेशन। जनरली एमोर्टाइजेशन वर्ड आता है इंटेंजिबल्स के लिए। डिप्लेशन भी आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है, रिजर्वायर है, जिसमें कि जैसे मैं कहूँ कि ऑयल है, ऑयल वेल हो सकता है, ये माइंस हो सकता है, इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें डिप्लेशन वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल कोर्स में डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन होता है। जो आपने एक्सपेंसेस कंज्यूम कर लिया उसको हम लोग, एक्सपेंडिचर कंज्यूम किया उसको आप एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ करते हैं, और ये जो डेफर्ड है वो भी एमोर्टाइजेशन वर्ड ही यूज़ किया जाता है। अब आइए देखिए, जो मैं कह रहा था कि आपको क्या एनालाइज करने की क्यों ज़रूरत है, मैंने ऊपर ही बोला। अब देखिए, अप्लीकेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया तो नॉमिनल। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रियल अकाउंट डील करता है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करिए, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, एक्सपेंस लॉस डेबिट और इनकम गेन क्रेडिट। अब बताइए, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग लिख देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो आपने प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर आपको याद हो या अगर पढ़ने वाले हों तो आप देखिएगा कि वहाँ पे क्लैरिकल एरर्स आता है, प्रिंसिपल एरर्स आता है। तो प्रिंसिपल की गलती किया तो आखिर में अगर गलती कर भी देते तो क्या इम्पैक्ट होता है, अब मैं उसको नेक्स्ट पॉइंट में डील करने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी इसको डिस्कस कर लूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रियल अकाउंट डील करता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉमिनल अकाउंट डील करता है और डेफर्ड को भी रियल अकाउंट ही डील करता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने गलत भी कर दिया तो क्या किया, मैं गलत ही कर दिया। अब देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका इम्पैक्ट सीधे बैलेंस शीट पे जाता है। अब आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि जो एसेट खरीदा, अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, जो 10 साल तक चल रहा था मशीन, उसको आपने आज ही कंज्यूम कर लिया, जबकि रियलिटी में वो एग्जिस्ट करेगा 10 साल तक, तो आपका प्रॉफिट तो वैसे भी कम हो जाना है, पिक्चर सही नहीं आएगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने जो एसेट दिखाना चाहिए वो आपने पीएल में दिखा दिया, कंज्यूम कर दिया, गलत होगा वहाँ पर। इसका रिलेशन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेशन है इनकम स्टेटमेंट से। हम इसको पीएल प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से भी हम जानते हैं, और डेफर्ड का भी रिलेशन है बैलेंस शीट से। अब मुझे लगता है कि जो हम लोग शुरू में डिस्कशन किए थे कि आखिर में हम ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है क्लासिफिकेशन की, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि मैंने जो प्रयास किया वो आपके पास पहुँचेगा, आप इससे काफ़ी बेनिफिटेड होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई, या फिर लगता है कि नहीं मुझे तो पता था लेकिन हाँ और कॉन्सेप्चुअली मेरा स्ट्रेंथन बढ़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड। हाँ, अगर कोई क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राम राम फ्रेंड।